अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 18 के चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। इसमें बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इन दोनों में क्या फर्क होता है। हम लोग बेटा जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर खास तौर पे, तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान खास तौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर की जाए तो उसमें दो जनरेशंस की स्टडी की जाती है। वो दो जनरेशंस कौन सी हैं? एक को बेटा हम लोग कहते हैं गेमेटोफाइट और दूसरी होती है स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है, आगे शॉर्ट क्वेश्चन एक और भी आएगा, उसके अंदर हम लोग डिफरेंस भी पढ़ेंगे गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेटा जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दौरान अगर तो और नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। और अगर देखा जाए दूसरा ट्रेकियोफाइट्स के अंदर तो ये डोमिनेंट होती हैं और गेमेटोफाइट लेस डोमिनेंट और डिपेंडेंट होती है। और उसके अलावा अगर गेमेटोफाइट हम लोग देखें बेटा तो गेमेटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड जनरेशन होती है और ट्रेकियोफाइट्स के अंदर ये लेस डोमिनेंट और डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट के ऊपर, जबकि इसके बिल्कुल उल्ट होगा किनके अंदर, ब्रायोफाइट्स में। तो अगर तो वेजिटेटिवली दोनों जनरेशन सिमिलर होंगी तो इसको बेटा हम लोग कहेंगे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर ये दोनों डिसिमिलर होंगी, डिफरेंट होंगी एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली वेजिटेटिवली, तो इनको क्या कहा जाएगा? हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाएगा। तो ये बेटा क्या है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन, इसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गेमेटोफाइट वेजिटेटिवली डिसिमिलर हैं और ये ज्यादातर सभी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी जो है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन, इसके अंदर बेटा क्या होगा? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गेमेटोफाइट वेजिटेटिवली सिमिलर होंगे। इसको बेटा क्या कहा जाएगा हम लोग? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन सी है? आइसोमॉर्फिक है और मोस्टली किनके अंदर ये देखने को मिलती है? ग्रीन एल्गी में। उसके अलावा सेकंड वन क्वेश्चन जो बेटा, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम लोग देखें जब प्लांट्स के अंदर जो सीड बनते हैं स्पर्मेटोफाइट्स इनको कहा जाता है, जिनके अंदर सीड्स की फॉर्मेशन होती है, उन प्लांट के को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो पोलन ट्यूब है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पोलन ट्यूब बनती कहाँ से असल में? जब हम लोग कहते हैं कि मेल गेमेटोफाइट, जिसके अंदर मेल गेमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर उसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं, उस पोलन ग्रेन के अंदर बेटा एक तो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव न्यूक्लियस आके जैसे ही पोलिनेशन होती है तो जर्मिनेट करके दो स्पर्म्स बना देता है और उसके अलावा जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसने पोलन ट्यूब बना देनी है। पोलन ट्यूब बेटा क्या काम करता है? पोलन ट्यूब जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सपोज फीमेल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कह देते हैं कि पोलन ग्रेन आता है तो इस पोलन ग्रेन के अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा उसने ट्यूब बना देनी है कहाँ तक? ओव्यूल तक। ये सपोज इसके अंदर ये ओव्यूल है और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? एग मौजूद है। ये सपोज एग मौजूद है। तो इस पोलन ट्यूब के जरिए, ये जो ब्लू कलर के अंदर आप लोगों को ट्यूब नजर आ रही है, इस पोलन ट्यूब के जरिए दोनों जो स्पर्म्स बेटा होंगे वो कहां पे आ जाएंगे? वो आ जाएंगे ओव्यूल के अंदर। एक जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और दूसरा जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके क्या आगे बनाता है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। एंडोस्पर्म टिश्यू बना देता है और एग से क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। तो स्पर्मेटोफाइट या सीड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको सक्सेसफुल बनाने के अंदर, ताकि जो मेल गेमीट है वो सेफली ट्रांसपोर्ट हो सके फीमेल गेमेटोफाइट तक, और वो कहां पे मौजूद है? ओव्यूल के अंदर मौजूद होगा। तो ये जो सारे सक्सेसफुल बनाने के लिए स्पर्मेटोफाइट्स को, सीड प्लांट्स को, वो इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? पोलन ट्यूब। तो इट इज अ टूल ऑफ सक्सेस फॉर सीड प्लांट। सीड प्लांट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक टूल है। और सीड प्लांट के लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, स्पर्मेटोफाइट्स। और स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं इनके अंदर इट एक्ट एज व्हीकल, ये एक व्हीकल का काम कर रहा है जिसमें मेल गमीट
को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेफली टू द फीमेल गैमीट तक, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंस है किसकी, स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या फर्क है? आइडेंटिकल ट्विंस बेटा कैसे बनते हैं? जब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस की, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रही है, जाइगोट बन जाता है जब एग से, तो आगे डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। उसमें बेटा मोरोला, गेस्टोला, ब्लास्टोला। अब ब्लास्टोला के स्टेज में जब हम लोग कहते हैं कि जब कोई भी, मतलब ये सपोज एग था, इसके अंदर एम्ब्रियो अब बनना है, जाइगोट बन चुका है, ये Z4, इसको हम लोग कह देते हैं ये जाइगोट है। अब इससे क्या बनना है? इससे बेटा जब ब्लास्टोला के स्टेज में ये आएगा, 2 सेल स्टेज पे होगा ये, मतलब एग सेम था, अब ये कितने सेल के स्टेज पे आ चुका है? 2 सेल स्टेज पे आ चुका है। इनको कहते हैं, ये जो सेल्स बेटा होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, BM फॉर ब्लास्टोमियर्स। जब ये 2 सेल स्टेज में बेटा आते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और इनकी जो फर्दर डेवलपमेंट होती है, नेक्स्ट जो अगली डेवलपमेंट के प्रोसेसेस होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि ये एक ही एग से बने हैं, एक ही जाइगोट से बन रहे हैं। इस वजह से इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सेम होगा, और इस वजह से ये दोनों जो ट्विन्स होंगे ये क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल कॉपीज होंगी। और ये बेटा प्रोडक्ट किसकी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ 2 ब्लास्टोमियर्स ऑफ द सेम एम्ब्रियो। कितनी सेल स्टेज में बेटा? एट 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल स्टेज पे वो सेपरेट बेटा हो जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट अलग अलग होती है, और दोनों जो बनते हैं वो आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, और ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर हम लोग कह देते हैं कि बेटा 2 डिफरेंट एग्स हैं और उनको 2 डिफरेंट स्पर्म्स क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो दोनों एग्स का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा, तो इससे जो अगले नेक्स्ट न्यू जनरेशन बनेगी, न्यू ट्विन्स बनेंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। तो इनको बेटा क्या कहा जाता है? फ्रेटर्नल ट्विन्स का नाम देते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स के दरमियान में। उसके अलावा 4th वन क्वेश्चन जो है, गिव द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है? प्लेसेंटा बेटा ऐसा स्ट्रक्चरल टिश्यूज हैं जो कि फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बिफोर द बर्थ, जिनके दरमियान में मदर के टिश्यूज, मदर के दरमियान और फीटल टिश्यूज के दरमियान या फीटस के दरमियान में, जिसके जरिए बेटा मटेरियल्स की एक्सचेंज होगी। मटेरियल की एक्सचेंज असल में क्या होती है? मतलब डिफरेंट वेस्ट मटेरियल वगैरह, और उसके अलावा जो एक्सचेंज हो रही है, ब्लड आ रहा है, और उसके अलावा गैसेस जो एक्सचेंज हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? वो प्लेसेंटा के थ्रू हो रही है। और प्लेसेंटा ना सिर्फ मटेरियल की एक्सचेंज का बायस बनता है, बल्कि इसको शॉक अब्जॉर्प्टिव से भी बचाता है। तो इट इज आल्सो शॉक अब्जॉर्प्टिव। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, शॉक अब्जॉर्प्टिव भी ये होता है, मतलब डैमेज होने से बचाएगा भी बेबी को। तो द स्ट्रक्चर फॉर्म बिटवीन द यूट्रस ऑफ मदर एंड फीटस, फीटस के दरमियान में जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। और किसके लिए? फॉर द मटेरियल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए, और उसके अलावा ये शॉक अब्जॉर्प्टिव का भी काम कर रहा है। उसके अलावा 5th वन जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज आफ्टर बर्थ? आफ्टर बर्थ क्या है? जैसे ही बेटा बर्थ प्रोसेस कंप्लीट होता है फीमेल्स के अंदर, तो उसके तकरीबन 10 to 45 मिनट्स के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं फिटल मटेरियल के, और उसके अलावा जो प्लेसेंटा होता है, फीमेल की जो यूट्रस है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और सारे के सारा जो वेस्ट मटेरियल होगा, रेमिनेंट्स होते हैं फिटल के, और उसके अलावा प्लेसेंटा जो होता है उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू? यूट्रस के थ्रू, यूट्रस से वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर वो चला जाता है। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? आफ्टर बर्थ का नाम दिया जाता है। और तकरीबन इसके दौरान 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ब्लड क्या हो जाता है? रिलीज होता है। उसके अलावा नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें बेटा,
6 1 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वीवी पेरिस एंड ओवो वीवी पेरिस। वीवी पेरिस और ओवो वीवी पेरिस में क्या डिफरेंस है? वीवी पेरिस बेसिकली बेटा हम लोग ये असल में मैमल्स की क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर 3 ग्रुप्स आ जाते हैं। ओवी पेरिस है, वीवी पेरिस है और ओवो वीवी पेरिस है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा है वीवी पेरिस और ओवो वीवी पेरिस में। ओवी पेरिस इजी है, जो कि एग लेइंग मैमल जो होते हैं उनकी बात अगर हम लोग करें तो जैसे डक वगैरह होगी, दूसरा बाकी हैन वगैरह होगी जो कि एग को ले करती हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स की जो कि यंग वन को बर्थ देते हैं और दूसरे के भी अंदर यंग वन को बर्थ देते हैं, लेकिन वो एग के फॉर्म में देते हैं। एग फिर हैच होके उसमें से यंग वन बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वीवी पेरिस की। सबसे पहले वीवी पेरिस को बेटा कहा जाता है इन जिनके अंदर फीमेल जो है वो यंग वन को बर्थ देती है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो भी इंटरनल होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, और डेवलपमेंट भी कंप्लीट किसके अंदर होगी? फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी। और ऐसी जो फीमेल्स ये यंग वन को बर्थ देंगी तो तकरीबन ये शेल्ड एग के अंदर नहीं होगा, ये वैसे ही जो एम्ब्रियो से आगे यंग वन बनेगा वो दूसरा फीमेल बॉडी के अंदर ही बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वीवी पेरिस का नाम देते हैं, जैसे ह्यूमन की एग्जांपल है। जबकि दूसरी जो है ओवो वीवी पेरिस। सब मैमल्स के अंदर बेटा क्या होता है? सब मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट भी इंटरनल होगी, लेकिन वो शेल्ड एग के अंदर होगी डेवलपमेंट भी। तो जैसे डेवलपमेंट बेटा कंप्लीट हो जाती है तो ये वाले मैमल जो हैं वो एग ले करेंगे और उस एग के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही शेल्ड एग ले होगा उसके फौरी बाद जस्ट आफ्टर द लेइंग ऑफ एग, एग क्या हो जाता है बेटा? हैच हो जाता है। हैच होने के बाद यंग वन उसमें से बाहर आ जाता है। डेवलपमेंट बाहर आके कंप्लीट नहीं होगी, इंटरनल ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन शेल्ड एग के अंदर होगी। तो ऐसे जो मैमल्स होंगे बेटा उनको क्या कहा जाएगा? ओवो वीवी पेरिस का नाम दिया जाएगा। और इसके एग्जांपल्स में डक बिल प्लेटिपस आ जाता है और स्पाइनी आंट ईटर आ जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनिटल हर्प्स? जेनिटल हर्प्स क्या है? जेनिटल हर्प एक वायरल डिजीज है जो कि बेटा हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 2 डिजीज जो वायरस है वो काज करता है, और ज्यादातर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होती है। और इसके अगर हम लोग सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स में बेसिकली बेटा सोरनेस काज हो जाती है और अल्सर काज हो सकता है किसके अंदर? जो इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं जेनिटल के, जेनिटेलिया के खास तौर पे उसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज एपोमिक्सिस? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक खास बेटा टाइप पाई जाती है पार्थेनोजेनेसिस की, जिसको एपोमिक्सिस का नाम देते हैं। अब फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर ओव्यूल में एक सेल मौजूद होता है जिसको हम लोग न्यूसेलिस कहते हैं या मेगास्पोर। ये न्यूसेलिस या मेगास्पोर जो है ये बेटा डेवलप हो जाता है फंक्शनल एम्ब्रियो के अंदर। फंक्शनल एम्ब्रियो के अंदर ये बेटा डेवलप हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट की गैर मौजूदगी में न्यूसेलिस या मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो जाएगा, फिर एम्ब्रियो से आगे न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो ऐसी फॉर्म ऑफ पार्थेनोजेनेसिस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस का नाम देते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? व्हाट डू यू मीन बाय हर्मेफ्रोडाइट? हर्मेफ्रोडाइट क्या है? हर्मेफ्रोडाइट ऐसी बेटा समझने के कंडीशन है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल जो होगा, सिंगल इंडिविजुअल, उसके अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के दोनों। तो ऐसी कंडीशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट का नाम देते हैं, जिसको हम लोग मोनोइशियस भी कहते हैं या बाइसेक्सुअल का नाम भी इसको दिया जाता है। इसके अंदर सम स्नेल्स वगैरह, अर्थवर्म वगैरह इसकी एग्जांपल आप लोगों ने करनी है। उसके बाद डिफाइन क्लाइमेक्ट्रिक। जब बेटा हम लोग कहते हैं कि फ्रूट की राइपनिंग होती है, फ्रूट राइपनिंग के दौरान बहुत सारी ब्रस्टिंग की फॉर्म में, ब्रस्ट की फॉर्म में क्या बनेगी? रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज होती हैं और जो कि ज्यादातर इथीन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। अगर तो इथीन की प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी फ्रूट राइपनिंग भी उतनी ही स्पीड अप होगी। यही जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज हैं ड्यूरिंग दी फ्रूट राइपनिंग, इसको बेटा क्या कहते हैं? हम लोग क्लाइमेक्ट्रिक का नाम देते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा व्हाट इज सीड डोरमेंसी? गिव इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सीड डोरमेंसी असल में एक बेटा स्पेशल कंडीशन होती है। उस स्पेशल कंडीशन के दौरान हम लोग कहते हैं कि जो एम्ब्रियो होगा सीड के अंदर वो
दूसरा उस अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं करता, अपनी ग्रोथ को क्या कर लेता है, सीज कर लेता है, मतलब ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, जिसकी वजह से मतलब क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा और अनफेवरेबल कंडीशन में वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फेवरेबल कंडीशंस में क्या करेगा, वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान जो एम्ब्रियो होगा वो अपनी ग्रोथ को सीज कर लेगा, रोक लेगा, लिमिट में ले आएगा। तो ऐसे ही जो कंडीशन बेटा होती है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सीड डोरमेंसी का नाम देते हैं। तो असल में क्या है, स्पेशल कंडीशन होती है रेस्ट की, जिसमें एम्ब्रियो सीज या लिमिट इट्स ग्रोथ इन द सीड और इट एनेबल एन एम्ब्रियो टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अनफेवरेबल कंडीशन में जो लॉन्ग पीरियड आया है उसमें उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट वन बेटा जो क्वेश्चन है कि पार्थिनोकार्पी क्या है, और यहाँ भी क्वेश्चन था पार्थिनोकार्पी क्या है और इसको इंड्यूस कैसे किया जाता है। मतलब हम लोग कहते हैं कि जब डेवलपमेंट होती है फ्रूट की विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन जब नहीं होती तो उस कंडीशन में, या इसको पार्थेनोजेनेसिस का नाम भी हम लोग देते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट का बनना, इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी का नाम देते हैं। और इसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सिन्स। कमर्शियल लेवल पे भी इसको हम लोग यूज करते हैं, खासतौर पे इंडोल एसिटिक एसिड की फॉर्म में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 बेटा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, गिव द रोल ऑफ फीटल हार्मोन्स इन द बर्थ प्रोसेस। बर्थ प्रोसेस के दौरान अक्सर ये पहले हम लोग सोचते हैं कि ज्यादातर किसका रोल होता है, फीटस खुद इन्वॉल्व है उसमें या मदर इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है उसके अंदर बर्थ प्रोसेस में। तो इसमें जो खास तौर पे फीटस होगा, फीटस के कौन कौन से हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बेटा ह्यूमन फीमेल के अंदर तकरीबन गेस्टेशन टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उस वक्त फीटल से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनमें पहला जो बेटा हार्मोन है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये सेक्रीट बेटा कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और स्टिमुलेट कर लेता है किसको, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड फिर सेक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये सेक्रीट होना शुरू होंगे तो ये यहाँ से प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके मदर के ब्लड में चले जाते हैं। मदर के ब्लड में जैसे ही बेटा जाएंगे तो वहां पे जाके इन्होंने क्या करना है, प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम कर देना है। जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होगा तो ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और वही जो ऑक्सीटोसिन का लेवल होगा, वही जो ऑक्सीटोसिन जो होगी इसने बेटा क्या करना है, इसने इंड्यूस करनी है लेबर पेन्स। और जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होंगी तो बर्थ का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 के चंद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात की है। तो पूरी वीडियो को गौर से भी आप लोग देखिएगा। ऐसे जैसे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिख के दिए हैं ऐसे आप लोगों ने पेपर के अंदर लिखने हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।